नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 76,500 करोड़ रुपयों से अधिक की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। कहा, परियोजनाओं में देरी न केवल लागत बढ़ती है उससे, बल्कि जनता को लाभों से भी वंचित करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को दी मंजूरी। 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपयों का होगा निवेश। कैबिनेट ने 296 किलोमीटर लंबी 3 प्रमुख रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी दी हरी झंडी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कड़ी प्रतिक्रिया। बस अब बहुत हुआ, घटना से निराश और भयभीत। राष्ट्रपति ने कहा, सभ्य समाज इस तरह के अत्याचार की नहीं दे सकता इजाजत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान। कहा, बंगाल में आग लगी तो उत्तर प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर और दिल्ली सब जगह लगेगी आग। बंगाल में बंद के दौरान भाटपाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर फायरिंग। भाजपा बंद का व्यापक असर। आईएमए ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष को किया निलंबित। डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव को लिखा पत्र। अस्पताल परिसर में सुरक्षा पेट्रोलिंग और 24 घंटे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम समेत तत्काल कई एहतियात कदम उठाने के दिए निर्देश। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ की बैठक। कहा, बजट में ईएलआई योजना के द्वारा देश में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। दिल्ली के हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक वीडियो पर नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई। कोर्ट ने कहा, डीप फेक और एआई ग्लोबल प्रॉब्लम, तत्काल ध्यान देने की जरूरत। केंद्र सरकार से कदम उठाने को कहा। आपात स्थिति में प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक मॉस्को में आयोजित। 2025 से 2026 के लिए आपात स्थिति प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर कार्य योजना पर हस्ताक्षर। जोखिम के पूर्वानुमान और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष निगरानी प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर चर्चा। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी से बांग्लादेश के अंतरिम यूनुस सरकार ने हटाया प्रतिबंध। शेख हसीना ने किया था प्रतिबंधित। जमात-ए-इस्लामी को पाकिस्तान का मिलता रहा है समर्थन। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। यह प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और एक परियोजना कोयला, बिजली और जल संसाधन के क्षेत्रों की है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इन परियोजनाओं की कुल लागत 76,500 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार के प्रत्येक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को परियोजना के इच्छित लाभों से भी वंचित होना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान परियोजना विकास के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा में मदद कर सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन से संबंधित जिन शिकायतों की भी समीक्षा की, प्रधानमंत्री ने
जिला स्तर पर जल संसाधन सर्वेक्षण के संचालन और स्रोत स्थिरता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को अमृत 2.0 के तहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की सलाह दी। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें रेल मंत्रालय की 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी, एग्री इंफ्रा फंड और 234 शहरों में 730 नए एफएम रेडियो चैनल के विस्तार के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को इक्विटी सपोर्ट मुहैया करने को मंजूरी का फैसला शामिल है। मोदी सरकार ने देश में विकास की गति तेज करने की दिशा में कई अहम फैसले किए हैं। कैबिनेट ने अलग अलग राज्यों में कुल 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए करीब 28,603 करोड़ रुपए का निवेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। निजी क्षेत्र का निवेश मिला ले तो करीब 1.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन कॉरिडोर में होगा, जिससे विनिर्माण क्षेत्र के विकास की रफ्तार तेज होगी और करीब 10 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है, इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे के 3 नए प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। करीब 6,456 करोड़ की लागत से ये 3 प्रोजेक्ट ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिलों को कवर करेंगे। इससे इन जिलों की लाखों की आबादी को फायदा होगा। रेलवे के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। ये हाईली इंपॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने एफएम रेडियो की पहुंच के विस्तार का फैसला लिया है। कैबिनेट ने 234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो की सुविधा का फैसला लिया है। इसके लिए 730 नए चैनलों के लिए नीलामी की जाएगी। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से, और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट है। देश के सारे राज्यों में करीब करीब है इसमें कवर्ड है और कुछ बॉर्डर एरियाज भी कवर्ड है। इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तर पूर्व के तेज विकास को गति देने के लिए भी फैसला किया है। उत्तर पूर्व में हाइड्रो प्रोजेक्ट में इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय मदद को मंजूरी दी है। इसके लिए 4,136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी के साथ ही कैबिनेट ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के विस्तार का भी फैसला किया है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। कैबिनेट की बैठक में जल विद्युत परियोजनाओं के फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए कैबिनेट की मंजूरी से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और पूरे क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए उठाए गए कदम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कृषि अवसंरचना निधि की केंद्रीय क्षेत्र योजना के विस्तार पर कैबिनेट का निर्णय कृषि और किसान कल्याण से जुड़े महत्व का एक और उदाहरण है। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा और स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 234 शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने की कैबिनेट के फैसलों से विविध और स्थानीय सामग्री तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विद्युत मंत्रालय की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के लिए एक पैकेज को स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह पैकेज 7 वर्ष के लिए है और इसमें अधिकतम 750 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि इस पैकेज से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को न केवल 12% बिजली मुफ्त मिलेगी बल्कि स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज इसकी घोषणा की गई है और उसमें सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस के नाते एक 7 साल का पैकेज उनको दिया गया है। जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रति प्रोजेक्ट जो इक्विटी होगी उस इक्विटी का जो स्टेट का शेयर है उस स्टेट शेयर में उनको प्रदेशों को सुविधा देने के लिए 24% इक्विटी का ये असिस्टेंस दिया जाएगा और उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 750 करोड़ रुपए। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव ने कैबिनेट मीटिंग में ओडिशा के रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पूरी कर सरकार ने यहां के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। सर्वप्रथम केंद्र में जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अशेष धन्यवाद। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र रेल मंत्री को भी अशेष धन्यवाद। उनके नेतृत्व में जिस तरह से रेलवे का विस्तार उड़ीसा में किया जा रहा है, स्वागत योग्य है। एवं जो एरिया में रेल का यातायात आगे नहीं था वहाँ पे रेलवे लोगों के पास पहुँच रही। कालाहांडी से भाजपा सांसद मालविका देवी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद कालाहांडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट ने ओडिशा के 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स को अपनी स्वीकृति प्रदान की है और हमारे साथ कालाहांडी से उड़ीसा की जो सांसद हैं मालविका देवी, वो अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जो फैसले हुए हैं उससे कितना फायदा होगा उड़ीसा को और क्या प्रोजेक्ट्स हैं हमारे दर्शकों के लिए? जैसे आप जानते हैं, उड़ीसा में इस बार बीजेपी की पूरी लहर आई है। बीजेपी की सरकार उड़ीसा में भी बनी है और दिल्ली में भी हम 20 सांसद, 21 में से हम 20 सांसद बीजेपी के उड़ीसा से आए हैं और जिस लिए लोगों ने बीजेपी को जिताया है उस वजह से आज लोग खूब खुश होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से 3 महीनों में उड़ीसा में काम किया जा रहा है, सेंटर से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे के हों चाहे कोई भी हो, सब बहुत बड़ी बात है। और रेलवे के हिसाब से अश्विनी जी जिस मेहनत से काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, अब उन्होंने फिर आज 2 प्रोजेक्ट उड़ीसा के लिए सैंक्शन किए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जूनागढ़ से नबरंगपुर सैंक्शन किया है रेलवे लाइन और आज उन्होंने सैंक्शन किया है बरगढ़ से नुआपड़ा, जो दोनों ही मेरे एरिया में आते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अश्विनी जी का भी और मोदी जी का भी, क्योंकि जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, अब वो 100% विकसित उड़ीसा बनने जा रहा है। कालाहांडी के लोगों के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट्स के क्या मायने हैं? हम राइस बोल हैं उड़ीसा के, हमारा सबसे ज़्यादा राइस पॉपुलेशन राइस होता है और हम नंबर 2 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उड़ीसा में। और इसकी वजह से ट्रेन लाइन होने से, चाहे वो लोगों की सुविधा हो जाने आने में या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, राइसेस का हो कि किसी भी चीज़ का हो, अब बिजनेस बढ़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कालाहांडी का और नुआपड़ा का बढ़ेगा और वो बहुत बड़ी बात है। ये पूरा का पूरा कालाहांडी और नुआपड़ा डेवलपमेंट के लिए जा रहा है। रेलवे के प्रोजेक्ट्स के जरिए उड़ीसा की जो सेवा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, उसकी तारीफ
कालाहांडी की सांसद मालविका देवी कर रही हैं, जिनका कहना है कि हमारे क्षेत्र के जो दोनों प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे कालाहांडी संसदीय क्षेत्र को होगा। कैमरामैन योगेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। ओडिशा में बारगढ़ से भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने ओडिशा के रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि ओडिशा की 3 पीढ़ियों की मांग पूरी हो गई है। ओडिशा के लोग ये मान चुके थे कि अब उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने उनका सपना पूरा कर दिया। बरगढ़ से नुआपड़ा रेलवे लाइन को कैबिनेट ने मंजूर दी है। 138 किलोमीटर रेलवे लाइन बनेगा और इसमें 2,926 करोड़ रुपया खर्च होगा। रेलवे विभाग के तरफ से जो तय हुआ था वो आज केंद्र कैबिनेट ने मंजूर दिया है। मैं फिर इस बार हमारे अंचलवासी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, रेलवे विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, कि 3 पीढ़ी का सपना अब पूरा होने वाला है। लोग सोच रहे थे कि ये और कभी जिंदगी में ये रेलवे लाइन कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ओडिशा की पूर्वी तट रेलवे के जीएम परमेश्वर फकवाल ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि ओडिशा के समग्र विकास के लिए जो भी अहम प्रोजेक्ट हैं, लगातार उन्हें मंजूरी मिल रही है। ओडिशा को पिछले कुछ दिनों के अंदर पहले 3 प्रोजेक्ट्स, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और ये आज 2 प्रोजेक्ट्स और आए हैं। टोटल ओडिशा को 6 प्रोजेक्ट पिछली बार आए थे, उसमें से 3 ईस्ट कोस्ट के थे और आज जो 2 प्रोजेक्ट हैं उसमें से 1 ईस्ट कोस्ट का है। तो मुझे बहुत खुशी है कि उड़ीसा के जो समग्र विकास के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्वीकृति लगातार हमको मिल रही है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की जो कंस्ट्रक्शन की टीम है वो पूरे डेडिकेशन के साथ में लगी हुई है कि इन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। भाजपा सांसद विजयंत पांडा ने कैबिनेट के द्वारा गति शक्ति प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने को लेकर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। आज केंद्र सरकार के कैबिनेट में गति शक्ति प्रोजेक्ट पर जो निर्णय हुई है वो ऐतिहासिक है। 6,500 करोड़ की गति शक्ति प्रोजेक्ट जो 4 प्रदेशों में 7 जिलों को कनेक्ट करेगा, 1300 गांव, ये विकास का धारा उन जगहों में पहुंचा पाएगा जहां दशकों तक विकास नहीं पहुंच पाया था। इसमें जैसे उड़ीसा में नुआपड़ा जिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वैसे पश्चिम बंगाल और झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ये प्रोजेक्ट पहुंचेगा। बहुत ही ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्भया के बाद 12 वर्षों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हुई क्रूरता से दुख पहुंचता है। वहीं उन्होंने सभी के लिए मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व का उल्लेख किया है। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर निम्न स्तर की मानसिकता महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान समझती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। बंगाल की डॉक्टर बेटी को उसके साथ हुई दरिंदगी के लिए न्याय अवश्य मिले। हर देशवासी यही चाहता है। इसी न्याय के लिए आवाज बुलंद हुई तो ममता बनर्जी की सरकार ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले बरसा दिए। भाजपा ने विरोध किया तो उन्हें बम गोलियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अदालत ने धरने की इजाजत दे दी है। लेकिन इस मामले पर ममता कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय विवादित, भड़काने वाले बयान दे रही है। हालात सुधरने की बजाय स्वयं वो कह रही हैं, मैं बदला नहीं लेती, लेकिन अब जो करना है करो। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डिसिप्लिनरी कमेटी ने आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को निलंबित कर दिया है।
ये तस्वीरें भाजपा के राज्यव्यापी पश्चिम बंगाल बंद के आह्वान के राज्य में व्यापक असर की तस्दीक करती हैं। वीरान सड़कें, दुकानें बंद, लेकिन वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले। पुलिस के भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर हमले भी देखने को मिले, लेकिन हालात इस कदर हिंसक हो गए कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और टीएमसी के कथित गुंडों ने बम गोलियों के प्रयोग किए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सदस्य दीप्तरूप मंडल, युवा मोर्चा के महासचिव अभीक मंडल समेत अन्य कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। कितने ही कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। टीएमसी लगातार भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जिसे लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर करारा हमला बोला और कोलकाता रेप केस में ममता सरकार के रवैये को न्याय का मजाक और संविधान की मूल भावना पर आघात करार दिया। जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। ये सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। ये न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में भाजपा को कलकत्ता हाई कोर्ट से धरने की अनुमति मिल गई है, लेकिन भाजपा नेता ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड कुछ नहीं है और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में स्वयं अदालत की ओर से फटकार मिलने और जांच को प्रभावित करने जैसे सवालों में घिरी ममता बनर्जी ने एक और दाव चलते हुए कहा है कि अगले सप्ताह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित कर इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगर वो इसे पारित नहीं करते हैं तो राजभवन के बाहर धरना देंगे। वहीं टीएमसी के छात्र संघ को संबोधित करते हुए जिस प्रकार ममता बनर्जी ने छात्रों को भड़काने का प्रयास किया, उसे लेकर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इसका संज्ञान लेने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्र विरोधी बयान देते हुए अपने संबोधन में कहा कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, पर अब जो करना है वो करो। याद रखो, अगर बंगाल जलेगा तो असम, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। ये बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के नहीं हो सकते। उनके बयान धमकाने, हिंसा भड़काने और लोगों के बीच नफरत फैलाने का प्रयास है। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के बाद ममता सरकार लगातार बैकफुट पर है। मंगलवार को सरकार ने न बनना अभियान प्रोटेस्ट को रोकने के लिए छात्रों की आवाज दबाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, जिसके विरोध में भाजपा अपनी आवाज बुलंद कर रही है। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव से बात की। इस बाबत स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें डॉक्टरों के कार्यस्थल पर सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने लिखा कि इस संबंध में कुछ तात्कालिक उपाय हैं जिन पर अमल किया जाए। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्य कानूनों और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं को दंडात्मक जुर्माने के विवरण के साथ अस्पताल परिसर के अंदर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा उचित सुरक्षा उपायों की रणनीति बनाकर उन्हें लागू करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाए। साथ ही अस्पताल सुरक्षा समिति और हिंसा रोकथाम समिति का भी गठन किया जाए। मरीज के
परिचारकों और रिश्तेदारों के लिए सख्त आगंतुक पास नीति बनाई जाए। विभिन्न ब्लॉक के तहत रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जाए। रात के ड्यूटी के दौरान छात्रावास भवन, अस्पताल परिसरों में नियमित सुरक्षा गश्त और परिसर में 24 घंटे कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाए। साथ ही निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करें। इसके अलावा अस्पताल में यौन उत्पीड़न पर आंतरिक समिति का गठन किया जाए। उन्होंने लिखा, अस्पताल परिसर के अंदर सभी सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का जायजा भी लिया जाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में देश का डिजिटल कैपिटल हो, वहां डिजिटल ऑक्शन क्यों नहीं हो सकता है। अध्यक्ष के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर इस प्रकार के स्पष्ट रूप से आक्षेप लगे हैं कि जो लोग 71 लोग क्यू में थे उसके ऊपर करके उनको अलॉटमेंट किया गया। मैं कर्नाटक की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इंडिया की डिजिटल कैपिटल में बैठकर ई ऑक्शन क्यों नहीं हो रहा है। यह आपके मंशा पर सीधा सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो भारत में लाया तो डीबीटी किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करिए। और ये ई ऑक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डीबीटी में नहीं डीबीसी में विश्वास करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट टू कांग्रेस। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस बजट में ELI योजना के द्वारा देश में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के आधार पर लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगी। देश के ट्रेड यूनियन के साथ मेरी विस्तृत मीटिंग हुई है। इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने ELI स्कीम के द्वारा देश में 2 करोड़ से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान करा है और इस प्रावधान के आधार पर देश में युवाओं को रोजगारी का अवसर प्राप्त होगा। हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तब ट्रेड यूनियन का हमें इनपुट्स मिले, उसका सुझाव मिले, इसलिए हमने विस्तृत बातचीत की है। साल 2014 जब मोदी सरकार ने सबका खाता भाग्य विधाता के स्लोगन के साथ जनधन योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद योजना के उद्घाटन के पहले ही सप्ताह में 1 करोड़ 80 लाख बैंक खाते खोले गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच पूरी दुनिया में एक सप्ताह में सबसे अधिक 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बैंक खाते भारत में खोले गए। आज इस योजना को शुरू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। आइए देखते हैं कहां तक पहुंची है दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जब मिशन मोड में सरकार की पहली योजना की शुरुआत की तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बन जाएगी। गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पीएम जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.52 करोड़ थी, जो 2024 में 53.15 करोड़ पर है। उस समय इन खातों में करीब 15,600 करोड़ जमा थे, जो अब बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गए हैं।
जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 55.6% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। रुपे डेबिट कार्ड की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 36.14 करोड़ पर पहुंच गई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 66.6% खाते गांवों और कस्बों में हैं। जनधन खातों को मोबाइल और आधार संख्या के साथ जोड़ने के बाद सरकार को लाभार्थियों की पहचान आसान हो गई और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनधन आधार मोबाइल की आधारभूत संरचना ने गवर्नेंस के नए मॉडल डीबीटी व्यवस्था को जन्म दिया। डीबीटी के जरिए बीते 10 सालों में 34 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचाए गए हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी काफी फायदा हुआ है। कई दशकों में जो प्रोग्रेस होना था ये इस 10 साल में हो गया है। अब तक मतलब जनधन में 53 करोड़ मतलब 53 करोड़ पार्टिसिपेंट्स उसमें अकाउंट होल्डर्स हैं, 53 करोड़ अकाउंट होल्डर्स है और जिसमें कि ज़्यादातर 55% वीमेन है और 66% जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। आगे और भी बहुत टारगेट और सारे माइलस्टोन अचीव करना है। क्यों इतना लोकप्रिय है जनधन खाता? पीएम जनधन योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। प्रत्येक खाता धारक को फ्री रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हर खाते पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर का भी लाभ मिलता है। हर खाते पर इस योजना के तहत 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। कोविड के दौरान जनधन खातों में धनराशि पहुंचाने में काफी मदद मिली। असमय मृत्यु की स्थिति में इन खातों से जुड़ी बीमा राशि ने बड़ी राहत दी। 2018 के बाद बीमा राशि और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। आज गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं। लोग रुपए कार्ड का आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल लेन देन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। जो हमें पॉकेट मनी मिलती है हम इसमें जमा करते हैं, जिससे हमें बचत करने की आदत पड़ गई है। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी, नरेगा और इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा का फायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जोड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है। पहले कई सारी दिक्कतें आती थी, जैसे कि किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो 1000 रुपये से कम 1000 रुपये से तो खुलता था अकाउंट, और उसमें पैसे निकालने के भी चार्ज लगते थे। अगर उसमें कोई भी बैलेंस ना छोड़ें तो चार्ज लगता था और बहुत सारी दिक्कतें आती थी उसमें। पीएमजेडीवाई ने 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति की आधारशिला के रूप में काम किया है और जनधन योजना को अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत कर वंचित लोगों को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा हो या कांग्रेस, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। आगरा के कमलानगर में रहने वाली लवली कुमार सविता भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले रही हैं। लाभार्थी लवली कुमारी सविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए बताया कि अब वो न सिर्फ अपनी बचत को जनधन खाते में जमा करती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी जन सुविधा केंद्र से पैसे निकालने पर उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं देना होता। जैसे कि किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो 1000 रुपये से कम 1000 रुपये से तो खुलता था अकाउंट, और उसमें पैसे निकालने के भी चार्ज लगते थे। अगर उसमें कोई भी बैलेंस ना छोड़ें तो चार्ज लगता था और बहुत सारी दिक्कतें आती थी उसमें। जब से ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाया और ये जीरो बैलेंस वाले खाते आए, प्रधानमंत्री जी ने ये सब चीज़ें की सुविधा करी है, जब से मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जनधन योजना को लेकर पौड़ी में भारतीय स्टेट बैंक के डेप्यूटी मैनेजर गुंजन रावत ने बताया कि उनकी शाखा में अब तक 37,000 जनधन खाते खोले जा चुके हैं।
जनधन अकाउंट थे ये बेसिकली इसलिए खुलवाए गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग से जुड़ सकें, चाहे वो हमारी सोसाइटी में किसी भी क्लास के लोग हों वो बैंकिंग से जुड़ सकें, इसलिए ये खाते इंट्रोड्यूस कराए गए थे। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स आते हैं, जो लोग इसके असल में हकदार हैं वो इन बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकें, इसीलिए ये खाते सरकार द्वारा चलाए गए थे। झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि वो झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें जिस तरह का भी दायित्व देगी वो उस हिसाब से काम करेंगे। 30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी के आरोप में 2 लोगों को दिल्ली से पकड़ा गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि ये 2 लोग झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं। अभी दोनों ही दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी श्री चंपई सोरेन जी मंत्री हैं। पहले चंपई सोरेन जी दिल्ली गए थे, फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। आज भी दिल्ली पुलिस का कस्टडी में ही दोनों ऑफिसर है। भारतीय समाज में नारी का स्थान सबसे ऊंचा है। महाभारत के जमाने से लेकर आज तक भारतीय नारी अपने सम्मान की रक्षा के लिए सक्षम है। इसी संदेश के साथ दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में द्रौपदी की अंतरकथा नामक नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। होती यदि उपस्थित तो द्रौपदी और कृष्ण के बीच चलता वाद विवाद। क्या पांडव द्रौपदी के चीरहरण के उतने ही जिम्मेदार नहीं जितने की कौरव? प्रश्न श्री कृष्ण का और पांडवों के बचाव में द्रौपदी का प्रत्युत्तर। भी विचार, दुशासन क्या, दुर्योधन क्या, क्या धृतराष्ट्र, क्या भीष्म, भीम। इस नृत्य नाटिका में द्रौपदी की अंतर कथा को बखूबी दर्शाया गया, लेकिन सवाल आज भी वही, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आज की नारी कितनी सक्षम? केवल अनुरोध किया था। उस दौर में अगर औरत एक शक्ति, इतनी बोल्ड और इतने साहस के साथ एक पूरी सभा का के सामने प्रश्न कर सकती है, तो आज की औरत क्यों कमजोर है? खचाखच भरे सभागार में इस नृत्य नाटिका का आनंद लेने वालों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है वुमेन लेड डेवलपमेंट बाय वुमेन। तो देश में मातृशक्ति, हमारी जो स्त्री शक्ति है, उसका क्या महत्व रहा है हिस्ट्री में, कैसे कल्चर में हमारा रहा है, और आज की युग में उनकी हमें जो एक स्थान है इज़्ज़त का, एक उनका सम्मान है, एक उनका सुरक्षा का जो एक उनका एक कथन है, वो हम कैसे उसको हम रिलेट करते हैं हिस्ट्री से, ये आज का ये नाटक दिखाता है। इस नृत्य नाटिका का मंचन द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की ओर से किया गया। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, TD न्यूज़। भारत और रूस ने वर्ष 2025-26 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त
रूसी भारतीय आयोग की मॉस्को में हुई दूसरी बैठक में इस योजना पर सहमति बनी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। योजना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और रूस के नागरिक सुरक्षा, आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों के उन्मूलन मंत्री कुरेनकोव अलेक्सांद्र व्याचेस्लावोविच ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गृह सचिव ने एक लघु फिल्म को जारी करने के साथ इंडियन पुलिस जर्नल का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी BPR&D ने बुधवार को अपना 54वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। नई दिल्ली में BPR&D मुख्यालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार में आयोजित इस स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन मौजूद रहे। इस मौके पर गृह सचिव ने एक लघु वृत्त चित्र को जारी करने के साथ ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन पुलिस जर्नल के नए आपराधिक कानूनों पर विशेष संस्करण का भी लोकार्पण किया। गृह सचिव ने वर्ष 2023 और 2024 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया। गृह सचिव गोविंद मोहन ने नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित सुधार विषय पर डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान भी दिया। हमारी संसद ने दिसंबर 2023 में इन 3 नए आपराधिक कानूनों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। तभी से BPR&D ने इन आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी हितधारकों के लिए नए कानूनों पर प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रचार प्रसार के माध्यम से इनके बेहतर क्रियान्वयन में अपनी भूमिका एक सशक्त रूप से निभाई है। BPR&D महानिदेशक ने बताया कि देश के पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से लैस कर पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उन्हें स्मार्ट बल बनाने के प्रति BPR&D कटिबद्ध है। गत दिसंबर से अब तक 300 से अधिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। लगभग 27,000 पुलिसकर्मियों, 4,500 जेल अधिकारियों, 3500 लोक अभियोजकों, 2700 न्यायिक अधिकारियों, 2000 फॉरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस बलों के 9,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक देश भर में लगभग 9 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 1970 में अपनी स्थापना के बाद से BPR&D अनुसंधान एवं विकास में पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुलिस के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान का केंद्र बिंदु पुलिस और सुधारात्मक सेवाओं के लिए नीतियां और कार्य प्रणालियां विकसित करना, नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों की खोज करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, TD न्यूज़, दिल्ली। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सुशासन के एक हिस्से के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए आयोजित की जा रही यह कार्यशाला पेंशन भोगियों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस कार्यशाला में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित सुसंगत जानकारी प्रदान की गई। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष 22 मंत्रालयों के लेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें से 5 अनुभव पुरस्कार और 10 ज्यूरी प्रमाण पत्र कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग के सचिव वी श्रीनिवास के हाथों वितरित किए गए। कुल 15 पुरस्कार विजेताओं में से 33% महिला कर्मचारी हैं, जो अनुभव के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। ये शासन में उनकी बढ़ती भूमिका और योगदान को दर्शाता है। Under the overall supervision of the Honorable Prime Minister and the Minister of State, the Department of Pension and Pensioners' Welfare has scaled new heights over the past decade, both in policy formulation as also in welfare activities. In fact, several rules have been updated, the CCS pension rules,
The CCS NPS rules, the CCS extraordinary pension rules have all been updated. Several circulars have been issued for easing the life of pensioners, streamlining procedures, forms have been simplified, and digitization practices have been widely adopted. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 5वें संस्करण में वित्तीय समाधानों से संबंधित कई उत्पाद लॉन्च किए गए। इस अवसर पर डीडी न्यूज ने स्पाइस मनी के संस्थापक और सीईओ दिलीप मोदी से बात की, जिन्होंने यूपीआई फॉर हर लॉन्च किया, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के यहाँ पर कई सारे फिनटेक सॉल्यूशंस और उसके प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है, डिस्प्ले पे किया जा रहा है। और ऐसे ही एक प्रोडक्ट जो महिलाओं के लिए बनी हुई है, उसका भी एक लॉन्च आज देखा हमने, जो कि स्पाइस मनी के तहत की गई। सर ये बताएं, लॉन्च जो हुआ महिलाओं के लिए हुआ, रूरल महिलाओं के लिए हुआ, क्या है ये और कैसे वो उनकी मदद करेगा आगे चल के? रूरल में जो महिला रहती हैं, हमने देखा है कि जनधन के तहत अब सबके बैंक अकाउंट हो गए हैं, बट उनमें से कई यूपीआई नहीं करती। अब आप यूपीआई देखिए तो देश भर में यूपीआई अब फैल चुका है, 14 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं महीने के। तो कैसे हम यूपीआई रूरल में जो महिलाएं उनको इनेबल करें कि वो यूपीआई भी कर पाएँ। हम एक वॉलेट अकाउंट लेके आ रहे हैं रूरल इंडिया के लिए, जो यूपीआई से कनेक्ट हो जाएगा। तो इन अ वे जो अभी तक महिलाएं यूपीआई नहीं कर पा रही थी, अपने बैंक अकाउंट को जोड़ के आप एक स्पाइस मनी का अकाउंट वो खोलेंगी और उसमें जो वो पैसा डालेंगी उसको वो उसके थ्रू वो यूपीआई कर सकती है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को यूपीआई से जोड़ें। पूरी तरीके से इन्होंने बयान किया कि कैसे गांव-गांव में बदलाव आ रहा है। स्पाइस मनी भी एक हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस रेवोल्यूशन को लाने में। गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। गृह मंत्रालय ने मोहन भागवत की सुरक्षा को Z+ से बढ़ाकर ASL में बदल दिया है। RSS प्रमुख के किसी भी दौरे से पहले वहां ASL यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की बैठक होगी, ताकि स्थानीय एजेंसियों के साथ सुरक्षा के लिए बेहतर तालमेल और समन्वय हो सके। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद RSS प्रमुख की सुरक्षा घेरा बढ़ाने का फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार हालांकि पहले भी RSS प्रमुख के दौरे को लेकर ASL बैठक आयोजित होती थी, लेकिन ये बैठक सिर्फ उन्हीं जगहों पर होती थी जहां कोई खतरे की बात होती थी। लेकिन अब हर स्थान पर उनके दौरे से पहले ASL की बैठक आयोजित होगी, जिसमें जिला प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य जरूरी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ASL बैठक में तय मानकों के हिसाब से दौरे को लेकर सुरक्षा और अन्य तैयारियां की जाएंगी। बता दें कि RSS सरसंघचालक मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें CISF के कमांडो राउंड द क्लॉक उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। एक तरफ भारी बाढ़ की सबसे ज्यादा मार गुजरात झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा में अब धीरे धीरे बाढ़ से राहत मिलना शुरू हो गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बाढ़ की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। भारी बारिश की सबसे ज्यादा मार गुजरात राज्य को झेलनी पड़ रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजस्थान में बारिश की संभावना है, तो वहीं त्रिपुरा में अब धीरे धीरे बाढ़ से राहत मिलनी शुरू हो गई है। गुजरात में भारी बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से द्वारका जामनगर राजमार्ग जलमग्न हुआ है, जिससे यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने वडोदरा में भी तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण बांधों और नदियों का जलस्तर उफान पर है। इस बीच गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में बारिश की स्थिति की समीक्षा की। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं NDRF की टीम विभिन्न क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। गुजरात रीजन के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, और जहां पर रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, तापी, अहमदाबाद, पाटन और बनासकांठा है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे
हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज टू येलो अलर्ट जारी है। हमारे एक टीम द्वारका तहसील में तैनात है सर, और अभी पिछले 2 या 3 दिन से काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है, और जिसके चलते आज द्वारका प्रशासन ने हमारी टीम को खंबालिया से होते हुए और रवल गांव में कुछ रेस्क्यू के लिए जाने के लिए निर्देशित किया है। वाटर फ्लो के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद है और गाड़ियों का मूवमेंट आगे पॉसिबल नहीं है। अभी हमारी टीम सर जैसे ही वाटर फ्लो रोड के ऊपर कम हो जाएगा तो आगे बढ़ेगी। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी भारी बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। भारी बारिश की वजह से मसूरी से कैंपटी तक सड़क का एक हिस्सा सिया गांव के पास भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका असर क्षेत्र के आवागमन पर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं त्रिपुरा में अब धीरे धीरे बाढ़ से राहत मिलनी शुरू हो गई है। त्रिपुरा के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीसी जोशी के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम बनाई गई है। यह टीम बाढ़ के कारण उत्पन्न विनाशकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगी। राज्य में अभी तक 72,000 से अधिक बाढ़ प्रभावित लोगों ने 92 राहत शिविरों में शरण ली है। बाढ़ से अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 घायल और 1 लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब नजर डालते हैं देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ऐलान किया कि वह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बन भी गई तो भी वह केंद्र शासित प्रदेश में अपनी पार्टी का एजेंडा पूरा नहीं कर पाएंगी। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग सुशासन के एक हिस्से के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीप फेक के खतरे पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस मामले पर लगाम कसने के लिए कदम उठाए। हाई कोर्ट ने कहा कि आज जमाना ऐसा है कि हम जो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं उस पर भी यकीन किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो झूठ हो। डीप फेक समाज के लिए खतरा बन चुका है और सरकार को उसे रेगुलेट करना चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में बेसमेंट के 4 मालिकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले निचली अदालत ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है। बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बुधवार को अपना कार्यभार संभाला। कारवार नौसेना बेस पर वर्तमान में यह सबसे बड़ा रक्षा बुनियादी ढांचे का प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर की राजनीतिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने राजपत्र अधिसूचना में औपचारिक रूप से ये घोषणा की। राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, चूंकि बांग्लादेश जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के आतंकवाद और हिंसा में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे पहले 1 अगस्त को पिछली अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 के तहत जमात शिविर और इसके सभी संबद्ध संगठनों को राजनीतिक संस्थाओं के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध संघर्ष में एक नया अभियान शुरू किया है। इजरायली सेना ने गाजा में लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और बुलडोजरों के जरिए हमास की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ हमले किए। साथ ही इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनुस में हमास के आतंकियों के खिलाफ पूरे इलाके में हमले किए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में सहायता अभियान जारी रखा है। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ गजा में अपने 10 महीने से चल रहे भीषण संघर्ष के साथ साथ एक नया अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक को निशाना बनाया। बुधवार को तड़के शुरू हुए इस आक्रमण में लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और बुलडोजरों की सहायता से सैकड़ों जमीनी सैनिकों ने 4 इलाकों जेनिन, टुलकाम, नाब्लुस और टुबास को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने बताया कि वो जेनिन और टुलकाम में
आतंकी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस बीच आईडीएफ ने वेस्ट बैंक पर कार्रवाई के दौरान 9 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए। इजराइल ने इस क्षेत्र में सशस्त्र आतंकवादी समूहों के खिलाफ अभियान तेज कर दिए हैं। वहीं फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि हमलों के कारण उनकी टीमों को घायलों तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। इस बीच जेनिन को जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है, जबकि शहर के रिफ्यूजी कैंप में हथियार बंद संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना ने बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ शरणार्थी शिविर पर छापा मारा। उन्होंने अलग अलग हिस्सों से शिविर पर छापा मारा। अचानक उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। हम अब तक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनिस में हमास के आतंकियों के खिलाफ पूरे इलाके में हमले किए। स्थानीय निवासियों के मुताबिक इजरायली सेना ने पहले ही शहर छोड़ने का आदेश दिया हुआ है, जिससे एक बार फिर कई परिवारों को सुरक्षा के लिए दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। इसके अलावा इजरायली सेना ने गजा के पूर्वी डेर अल बलाह में स्कूल को निशाना बनाया। सेना ने कहा कि हमास के आतंकी इस स्कूल का अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। समुद्र नागरिकों के लिए एक मनोरंजन स्थल है, जहां वे अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन हमारे लिए यही समुद्र तट अब हमारा ठिकाना बन गया है। जिंदगी बचाने के लिए हम लगातार एक जगह से दूसरी जगह बदलते जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र ने गजा में सहायता अभियान जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि हम गजा में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि फिलिस्तीनी नागरिकों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की जा सके। इसलिए यहाँ मानवीय सहायता पहुँचाना जारी है। हम गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए और उनके साथ जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मानवीय सहायता वितरण जारी है। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। गाजा में अधिकांश फिलिस्तीनियों की तरह हमारे अपने कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित स्थान समाप्त हो रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने रियाद की अपनी यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गजा और उसके आसपास के इलाकों में इजरायली सेना की कार्रवाई पर चर्चा की। और समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुभ रात्रि, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।